तो कैसे हो आप लोग? हम ठीक है सर, आप कैसे हैं? मैं भी बहुत अच्छा हूं। तो आज की क्लास स्टार्ट करें? बिल्कुल सर, बिल्कुल करते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने वो एक्सपेंसेस डिस्कस किए थे जो कि इनकम टैक्स के अंदर डिसअलाउ होते हैं, सेक्शन 40 स्मॉल है। उसी सीरीज में हम जो आज सेक्शन डिस्कस करेंगे, इन केस ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। कुछ एक्सपेंसेस हैं जो कि डिसअलाउ होते हैं। तो कौन कौन से हैं वो हमें बताएगा सेक्शन 40B में, कि जो भी पार्टनरशिप से पार्टनर को रेमुनेशन मिल रही है या कुछ और मिल रहा है, इंटरेस्ट वगैरह मिल रहा है, वो किस लिमिट तक अलाउ होता है। ये तो है नहीं कि पार्टनरशिप हम जितना मन करे उतना अपने पार्टनर्स को सैलरी, रेमुनेशन कुछ भी दे दे। तो उसके लिए लिमिट लगा रखी है कि इस लिमिट तक अलाउ होएगा, उसके बाद अगर हुआ तो वो आपका डिसअलाउ हो जाएगा रेमुनेशन जो पार्टनर्स को मिल रहा है पार्टनरशिप फॉर्म से। ठीक है। तो सेक्शन 40 हमारा बताता है 40B, इन केस ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म और एलएलपी। एलएलपी क्या होता है सर? लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप फॉर्म से पार्टनर्स को बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, जैसे कि सैलरी हो गया, बोनस हो गया, कमीशन हो गया, प्रॉफिट हो गया, इंटरेस्ट ऑन अ कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन लोन हो गया। ठीक है, इतनी सारी चीज़ें मिलती है। तो सेक्शन 40 में हमें 40B में बताता है कि आप जितना भी पेमेंट कर रहे हो रेमुनेशन का पार्टनरशिप से पार्टनरशिप फर्म को, उस जितना भी पे कर रहे हो उसका एक मैक्सिमम लिमिट बना रखा है। एक लिमिट फिक्स कर रखी है कि इससे ज़्यादा हुआ तो वो डिसअलाउ हो जाएगा। ठीक है। तो वही हम इस सेक्शन के अंदर डिस्कस करेंगे। ओके। ओके सर, चलिए। Section 40B. In case of any firm accessible as such or limited liability partnership, the following amount shall not be deducted in computed business income. किन किन के ऊपर एप्लीकेबल है सर? पार्टनरशिप फर्म एंड एलएलपी, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। कौन कौन से खर्चे डिडक्ट नहीं होंगे सर? पहला है एनी सैलरी, बोनस, कमीशन, रेमुनेशन। रेमुनेशन मतलब सैलरी या बोनस, कमीशन, इसी टाइप का कोई सिमिलर नेचर का कोई पेमेंट, रेमुनेशन अगर पे होता है बाई वाट एवर नेम, कुछ भी नाम से उसको पे होता है पार्टनर को, हु इज नॉट अ वर्किंग पार्टनर। मतलब सर, पार्टनरशिप फर्म में हमने पढ़ा था सर, एक वर्किंग पार्टनर होता है और एक स्लीपिंग पार्टनर होता है, जिसको हम नॉन वर्किंग पार्टनर बोलेंगे इनकम टैक्स में। नॉन वर्किंग पार्टनर। तो वर्किंग पार्टनर क्या करता है सर? ये एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है बिजनेस के जो भी डिसीजन है, जो भी बिजनेस में एक्शन लेना है, एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है। और स्लीपिंग पार्टनर क्या होता है? ये सिर्फ नाम का पार्टनर होता है। एडमिट हो गया, कैपिटल लगा दी, उसके बाद सो गया, उसको कोई मतलब नहीं है, प्रॉफिट जो आ रहा है उसको मिल रहा है, वो खुश है उसमें। वर्किंग पार्टनर क्या है? काम कर रहा है, प्रॉफिट कमा रहा है, काम करके दे रहा है। ठीक है। स्लीपिंग पार्टनर क्या है? एडमिट हो गया, कैपिटल लगा दिया, अब शांति से सो गया। ठीक है। कोई ये एक्टिवली कुछ भी पार्टिसिपेट नहीं करता डेली एक्टिविटीज ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। ठीक है। ठीक है सर। इसी को हम बोलेंगे नॉन वर्किंग पार्टनर, जो फॉर्म के लिए काम नहीं कर रहा है, बस एडमिट हो गया है एज अ पार्टनर, कैपिटल लगाया और बस। वर्किंग पार्टनर जो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है बिजनेस में। ठीक है। ठीक है सर। तो अगर हम कोई भी पेमेंट, कोई भी रेमुनेशन दे रहे हैं नॉन वर्किंग पार्टनर को, स्लीपिंग पार्टनर को, तो वो हमारा डिसअलाउ हो जाएगा। ठीक है। तो स्लीपिंग पार्टनर को कोई भी रेमुनेशन, चाहे सैलरी, कमीशन, बोनस, कुछ भी पे हो रहा है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा? डिसअलाउ हो जाएगा। ओके। ओके सर। सेकेंड है हमारा रेमुनेशन टू वर्किंग
पार्टनर नॉट ऑथोराइज बाय डीड। अब बात करते हैं वर्किंग पार्टनर को। वर्किंग पार्टनर को हम सैलरी पे कर रहे हैं या कोई कमीशन पे कर रहे हैं या फिर कोई भी रेम्युनरेशन पे कर रहे हैं, बोनस कुछ भी पे कर रहे हैं, वो ऑथोराइज होना चाहिए बाय पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड क्या होता है सर? एक डॉक्यूमेंट होता है, लीगल डॉक्यूमेंट होता है, उसमें सारे टर्म एंड कंडीशन लिखे रहते हैं कि इतना कैपिटल है, ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, ये इतनी सैलरी मिलेगी, कोई नया पार्टनर आएगा तो क्या प्रोसीजर होगा, कोई पार्टनर रिटायर होगा तो क्या प्रोसीजर है, पूरी चीज़ें लिखी रहती है पार्टनरशिप डीड में। तो इसमें बोला गया है कि अगर हम वर्किंग पार्टनर को कोई रेमुनेशन पे कर रहे हैं तो वो ऑथोराइज बाय पार्टनरशिप डीड होना चाहिए। अगर ऑथोराइज नहीं है पार्टनरशिप डीड के थ्रू, पार्टनरशिप डीड में लिखा ही नहीं हुआ है और हम उसको सैलरी पे किए जा रहे हैं वर्किंग पार्टनर को, पार्टनरशिप डीड में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि सैलरी पे करनी है फॉर एग्जांपल वर्किंग पार्टनर को, लेकिन हम वर्किंग पार्टनर को सैलरी पे किए जा रहे हैं, तो उस केस में जितनी भी सैलरी होगी वो सारा डिसअलाउ हो जाएगी, सारी डिसअलाउ हो जाएगी। तो कहने का मतलब है कि जो भी पेमेंट कर रहे हैं वो पार्टनरशिप डीड में होनी चाहिए, ऑथोराइज होनी चाहिए कि इतनी सैलरी इसको देंगे। मान लीजिए पार्टनरशिप डीड में लिखी हुई है कि वर्किंग पार्टनर को 10,000 पर मंथ सैलरी देंगे और हम सैलरी कितनी दे रहे हैं? 15,000 पर मंथ, तो 5,000 जो एक्सेस है वो डिसअलाउ हो जाएगा। ओके ओके सर। देन थर्ड है रेमुनेशन टू अ वर्किंग पार्टनर और इंटरेस्ट टू अ पार्टनर ऑथोराइज बाय डीड बट रिलेट टू अ अर्लियर पीरियड। ये क्या है सर? ये क्या है सर? चलिए इसको एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए ए एंड बी ने पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट करी, दो इंडिविजुअल है उन्होंने पार्टनरशिप फर्म करी, स्टार्ट करी 1 अप्रैल 2023 को। ठीक है, ठीक है सर। और पार्टनरशिप डीड बन गई इनकी 1 जुलाई 2023 को। पार्टनरशिप डीड बनी हमारी इनकी 1 जुलाई 2023 को। अब ये पार्टनरशिप डीड में लिख देते हैं कि ए एंड बी को सैलरी मिलेगी 20,000 पर मंथ विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 23। मतलब पार्टनरशिप डीड में ये लिख देते हैं कि सैलरी मिलेगी दोनों को 20,000 रुपये पर मंथ विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 23। पार्टनरशिप डीड कब बना रही है सर? 1 जुलाई को। तो इसमें बोला गया है कि कोई भी पेमेंट हो, अगर पार्टनरशिप डीड से पहले की ऑथराइजेशन है तो वो डिसअलाउ हो जाएगा, वो डिसअलाउ हो जाएगा। पार्टनरशिप डीड जिस दिन बनी उसके बाद की जितनी भी पेमेंट होंगी वो सब जो भी ऑथराइज होंगी सबकी डिडक्शन मिल जाएगी। लेकिन इवन जिस दिन पार्टनरशिप डीड बनी, अगर पार्टनरशिप डीड में कोई ऐसा क्लॉज है जिसमें अगर पार्टनर दिखाते हैं कि उससे पहले का कोई खर्चा है और वो ऑथराइज करते हैं तो वो डिसअलाउ हो जाएगा। तो कहने का मतलब पार्टनरशिप डीड जिस दिन बनी उसके बाद उस दिन और उसके बाद का जो भी खर्चा होगा जो कि पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है वो अलाउ हो जाएगा। लेकिन अगर उससे पहले का कोई खर्चा है, पार्टनरशिप डीड जब बनी उससे पहले का कोई खर्चा जो कि ऑथराइज है पार्टनरशिप डीड में, तो भी उसकी डिडक्शन नहीं मिलेगी। तो यहाँ का जो भी खर्चा होगा, 3 महीने की जो भी सैलरी होगी जो ये क्लेम करेंगे, मान लीजिए अप्रैल मई जून की 3 मंथ्स की सैलरी, 3 × 20 × 2 40, 1,20,000 ये हमारी डिसअलाउ हो जाएगी। ठीक है, इस क्लॉज में यही बोला गया है कि पार्टनरशिप डीड जिस दिन बनी उसके उस पार्टनरशिप डीड में अगर वो ऑथराइज है तो उस दिन के बाद का जो भी खर्चा होगा वो अलाउ हो जाएगा। लेकिन उससे पहले का कोई खर्चा है, इवन ऑथराइजेशन है, तो भी उसकी डिडक्शन नहीं मिलेगी। ओके ओके सर। सॉरी। ठीक है, एक बार फिर से पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। रेमुनेशन टू अ वर्किंग पार्टनर और इंटरेस्ट टू अ पार्टनर ऑथोराइज बाय अ
पार्टनरशिप डीड बट रिलेट टू अर्लियर पीरियड। पार्टनरशिप जिस दिन डीड बनी है उससे पहले का कोई पेमेंट है इंटरेस्ट का या रुमिनेशन का, तो वो डिसअलाउ हो जाएगी, उसकी अलाउंस नहीं मिलेगी। ठीक है, तो पार्टनरशिप डीड जब बना उस दिन या उसके बाद से जो भी खर्चा है जो कि ऑथराइज बाई पार्टनरशिप डीड है, सिर्फ उसी की ही डिडक्शन मिलेगी। उस पार्टनरशिप डीड से पहले का अगर कोई खर्चा है, इवन ऑथराइज कर दिया है, तो भी उसकी डिडक्शन नहीं मिलेगी। ओके ओके सर, चलिए नेक्स्ट, इंटरेस्ट टू एनी पार्टनर इन एक्सेस ऑफ 12% पर एनम। ये क्या है सर? अब पार्टनरशिप फर्म में जनरली आपका दो टाइप का इंटरेस्ट होता है। एक तो पार्टनर कैपिटल इन्वेस्ट करता है और दूसरा लोन देता है पार्टनरशिप फर्म को। तो इनके ऊपर क्या मिलता है? उनको इंटरेस्ट मिलता है। पार्टनरशिप फर्म क्या करती है? इंटरेस्ट देती है। ठीक है, तो जो ये इंटरेस्ट होगा मैक्सिमम 12% रेट तक है, तो यहाँ तक तो ठीक है। उससे अगर जितना भी एक्सेस होगा, से 15% रेट, 15% इंटरेस्ट रेट पे इंटरेस्ट पे हो रहा है पार्टनर्स को। ये पार्टनरशिप फर्म है, और ये पार्टनर्स हैं। कितने का पे कर रहे हैं सर? 15% पर एनम पे कर रहे हैं इंटरेस्ट। तो जितना भी 12% से एक्सेस होगा, कितना एक्सेस है सर? 3%। ये हमारा डिसअलाउ हो जाएगा। सर इंटरेस्ट वर्किंग पार्टनर का होगा या स्लीपिंग पार्टनर भी मिल जाएगा? सर इसमें लिखा हुआ है एनी पार्टनर। इंटरेस्ट किसी भी पार्टनर को पे कर रहे हैं, अगर 12% तक है तो उसकी डिडक्शन मिल जाएगी, उससे ऊपर जितना होगा वो हमारा डिसअलाउ हो जाएगा। ओके ओके सर, चाहे वर्किंग पार्टनर हो या फिर स्लीपिंग पार्टनर हो। रेमुनेशन के केस में सिर्फ वर्किंग पार्टनर को की डिडक्शन मिलती है, वो भी अगर ऑथराइज बाई पार्टनरशिप डीड है। ओके ओके सर, चलिए अब एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं इसको। पहला क्या था सर? स्लीपिंग पार्टनर को कोई भी रेमुनेशन देंगे वो डिसअलाउ हो जाएगा। दूसरा, अगर ऑथराइज बाई डीड नहीं है, वर्किंग पार्टनर को कोई रेमुनेशन दे रहे हैं और ऑथराइज बाई पार्टनरशिप डीड नहीं है, तो भी वो डिसअलाउ हो जाएगा। थर्ड है, पार्टनरशिप डीड से पहले का अगर कुछ खर्चा है, इवन पार्टनरशिप डीड ने उसको ऑथराइज कर रखा है, तो भी वो डिसअलाउ हो जाएगा। ठीक है, ठीक है सर। फोर्थ क्या है? इंटरेस्ट पे करें किसी भी पार्टनर को जो कि 12% पर एनम से ज़्यादा है, तो जितना ज़्यादा है वो डिसअलाउ हो जाएगा। ओके ओके सर। देन फिफ्थ, रेमुनेशन टू अ वर्किंग पार्टनर इन एक्सेस ऑफ प्रिस्क्राइब लिमिट। जो वर्किंग पार्टनर्स को रेमुनेशन पे कर रहे हैं उसकी भी लिमिट बना रखी है, उसकी भी लिमिट बना रखी है। क्या लिमिट है सर? उसकी भी लिमिट बना रखी है। क्या लिमिट है सर? इसके लिए हम सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं बुक प्रॉफिट। अब बुक प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं अभी देखेंगे। ठीक है, बुक प्रॉफिट निकालेंगे सबसे पहले। बुक प्रॉफिट का निकालने के बाद जो 3 लाख तक है, बुक प्रॉफिट 3 लाख तक है, तो 1.5 लाख या फिर 90% ऑफ बुक प्रॉफिट विच एवर इज हायर। मान लीजिए बुक प्रॉफिट हमारा 5 लाख है। ठीक है, तो इसको हम ब्रेक कर लेंगे दो पार्ट में, एक 3 लाख और एक 2 लाख। ठीक है, ठीक है सर। 3 लाख पे निकालेंगे हम 1.5 लाख और 90% ऑफ 3 लाख, मतलब 270। दोनों में से जो भी हायर होगा वो 270 ज़्यादा ही होगा सर। फिर जितना एक्सेस हो गया 2 लाख, इसका निकालेंगे 60%। ठीक है, ठीक है सर। तो फर्स्ट, ऑन द फर्स्ट 3 लाख ऑफ बुक प्रॉफिट और इन केस ऑफ लॉस, ये क्या है अभी समझते हैं। 1.5 लाख और 90% ऑफ बुक प्रॉफिट। ठीक है, 1.5 लाख या फिर 90% ऑफ बुक प्रॉफिट, 1.5 लाख या फिर 3 लाख का 90%, 270। दोनों में से हायर कौन सा होगा सर? 270 होगा। ठीक है, अब मान लीजिए बुक प्रॉफिट हमारा आता है, बुक प्रॉफिट हमारा आ रहा है
2 लाख रुपए। फिर क्या करेंगे सर, 3 लाख से कमी है तो 1.5 लाख, और 90% ऑफ 2 लाख, तो ये आएगा आपका 2 लाख का 90%, 1,80,000। तो ये हो जाएगा, ठीक है, इतना अलाउ हो जाएगा रेमुनेशन। ओके, ओके सर। अब यहाँ पे सर लॉस भी लिखा हुआ है। लॉस हुआ तो सर, लॉस हुआ तो 1.5 लाख तो है ना। और लॉस मान लीजिए आ रहा है आपका -1 लाख, तो -1 लाख का 90% निकालिए, कितना हुआ सर, -90। -90 और 1.5 लाख दोनों में से कौन सा है यार सर, 1.5 लाख, तो 1.5 लाख आ जाएगा। ठीक है, ठीक है सर। तो चलिए अब देखते हैं बुक प्रॉफिट कैसे निकालते हैं। बुक प्रॉफिट कैसे निकालते हैं। Book profit. The net profit as shown in the profit and loss account for the relevant previous year, computed in accordance with the provision for computing income from PGBP. The above amount should be increased by the remuneration paid payable to all partners while of the firm if the same has been deducted while computing the net profit. क्या मतलब हुआ सर, कुछ समझ में नहीं आया सर। कोई बात नहीं, मैं हूं ना समझाने के लिए। बुक प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, बहुत सिंपल है, कुछ करना ही नहीं है इसमें। कुछ करना ही नहीं है इसमें। हम लेंगे नेट प्रॉफिट, ठीक है, जो भी पीएनएल में आ रहा होगा उसमें एडजस्टमेंट कर देंगे। एडजस्टमेंट कर देंगे, जो भी पीजीबीपी में एडजस्टमेंट करनी है वो एडजस्टमेंट कर देंगे। फॉर एग्जांपल डेप्रिसिएशन इसका है, बुक्स का है, उसको ऐड कर देंगे। डेप्रिसिएशन इनकम टैक्स का है, उसको लेस कर देंगे। वो एडजस्टमेंट करने के बाद जो भी रेमुनेशन पे किया है हमने, जो भी रेमुनेशन पे किया है, अगर डेबिट हो रखा है तो डेबिट हो रखा है तो उसको हम ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद जो भी आएगा हमारा वो बन जाएगा हमारा बुक प्रॉफिट। बुक प्रॉफिट, ठीक है। फिर इस बुक प्रॉफिट में जो हमारा स्टार्टिंग का 3 लाख है उस पर 1.5 लाख या 90% ऑफ बुक प्रॉफिट निकालेंगे। फिर रिमेनिंग जो बचेगा उसका 60% ऑफ बुक प्रॉफिट निकाल के मैक्सिमम रेमुनेशन निकालेंगे, कितना अलाउ होगा। ठीक है, ठीक है सर। चलिए, तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन करें। हाँ सर, क्वेश्चन करते हैं सर पहले। ये पॉइंट नंबर 7 अभी छोड़ रहा हूँ, पहले क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 40B समझेंगे कि क्या है इसमें। ठीक है, पहले एग्जाम्पल कर लेते हैं। एग्जाम्पल 20। A firm paid rupees 750 as a remuneration to its partner for previous year 23-24 in accordance with the partnership deed. Okay, partnership deed का accordance है, and it has a book profit of rupees 10 lakh. What is the remuneration allowable as deduction? बुक प्रॉफिट कितना दे रखा है सर, 10 लाख। रेमुनेशन कितना पे किया इन्होंने सर, 7.5 लाख। सर, 7.5 लाख। कौन सा रेमुनेशन है सर, वर्किंग पार्टनर का। वर्किंग पार्टनर का। तो चलिए पहले 3 लाख का निकालते हैं। फर्स्ट 3 लाख ऑफ बुक प्रॉफिट, 10 लाख है, इस पे होगा आपका 1.5 लाख, और 90% ऑफ 3 लाख।
विच एवर इज हायर, विच एवर इज हायर। तो 1.5 लाख और इसका निकालें कितना आएगा, और 270, कौन सा हायर है सर, 270। ठीक है, ठीक है सर। रिमेनिंग पे निकाल देंगे हम, रिमेनिंग बुक प्रॉफिट पे 60% ऑफ रिमेनिंग बुक प्रॉफिट कितना है सर, 7 लाख। तो 7 लाख का 60% निकालिए कितना होता है, 7 लाख का 60% निकालिए कितना होता है सर, ये होता है सर 4,20,000। ठीक है, तो ये प्लस ये टोटल हो गया हमारा इक्वल टू 6,90,000। इतना हमारा अलाउ हो जाएगा अंडर पीजीबीपी में, इतना हमारा नॉमिनेशन अलाउ हो जाएगा। ठीक है, तो डिसअलाउ कितना होगा, डिसअलाउ कितना होगा सर, टोटल 7.5 लाख है, उसमें से इतने की एग्जाम्पशन मिल जाएगी, तो बाकी जो बचा 60,000 वो हमारा डिसअलाउ हो जाएगा। ओके, ओके सर, चलिए चलिए जी एक और क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर। ठीक है सर, चलिए एग्जाम्पल 21, राव एंड जैन अ पार्टनरशिप फर्म consisting of two partners report a net profit of rupees 7 lakh before deduction of following item। अच्छा, ठीक है, राव एंड जैन पार्टनरशिप फर्म है जिसमें 2 पार्टनर हैं, उनका नेट प्रॉफिट है 7 लाख बिफोर डिडक्शन ऑफ फॉलोइंग आइटम। लेकिन जो नेट प्रॉफिट दे रखा है उसमें ये आइटम डिडक्ट नहीं किए हैं, अभी डिडक्शन नहीं करी है। ठीक है, क्या क्या आइटम है, सैलरी ऑफ ₹20,000 ईच पर मंथ पेबल टू टू वर्किंग पार्टनर ऑफ द फर्म एज ऑथोराइज बाय द पार्टनरशिप डीड। ठीक है, सैलरी ऑफ 20,000 पर मंथ दोनों पार्टनर को मिल रही है और इसको डिडक्ट नहीं किया। ठीक है सर, देखते हैं अभी क्या करना है। डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी अंडर सेक्शन 32, 1.5 लाख। डेप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स डिडक्ट नहीं करी है। ठीक है सर। इंटरेस्ट ऑन अ कैपिटल एट एट 15% पर एनम एज पर पार्टनरशिप डीड। द अमाउंट ऑफ कैपिटल एलिजिबल फॉर इंटरेस्ट इज 5 लाख। 5 लाख का कैपिटल है, उस पर 15% इंटरेस्ट दे रहे हैं। ठीक है, लेकिन अभी इसमें से कुछ भी आइटम डेबिट नहीं किया है, डेबिट नहीं किया है। एग्जाम में ऐसे ही कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चन आते हैं। ये हमारा पीएनएल है। ठीक है, ठीक है सर। नेट प्रॉफिट दे रखा है। ठीक है, अब इसमें मान लीजिए सैलरी डेबिट कर रखा होता, सैलरी डेबिट करने के बाद होता इंटरेस्ट डेबिट करने के बाद आता, तो हम इसको नेट प्रॉफिट में ऐड करते हैं। लेकिन यहाँ पे इन्होंने कंफ्यूज करने के लिए दे दिया कि अभी इन सब की डिडक्शन ही नहीं हुई। नेट प्रॉफिट में जो नेट प्रॉफिट आ रहा है बिफोर डिडक्शन ऑफ ये आ रहा है। तो वेरी गुड, चलिए निकालते हैं। एग्जाम्पल 21 सॉल्यूशन। नेट प्रॉफिट है बिफोर सैलरी डेप्रिसिएशन एंड इंटरेस्ट। ठीक है, ठीक है, इतना ही है। हाँ सर, कितना है नेट प्रॉफिट,
इसको और छोटा कर लेते हैं, एक सेकेंड। नेट प्रॉफिट कितना है? 7 लाख, ठीक है। अभी इनमें से कोई सा भी आइटम एडजस्ट नहीं हुआ, अगर वो एडजस्ट हुआ होता तो क्या करते हैं हम उसको ऐड बैक कर देते, तो ऐड बैक करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि वो डिडक्ट ही नहीं किया हमने। तो इसमें से हम लेस कर देंगे डेप्रिसिएशन, ठीक है। डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे अंडर सेक्शन 32 इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग जो निकला है 1.5 लाख रुपए, और माइनस कर देंगे इंटरेस्ट एट द रेट 12% पर एनम, 12% ऑफ 5 लाख, तो ये हो गया हमारा 60,000। माइनस कीजिए कितना होता है सर, ये हो गया 2,21,000, तो ये आ गया हमारा 4,90,000। ये आया हमारे निकल के बुक प्रॉफिट, ठीक है। ठीक है सर, चलिए। अब निकालते हैं सेकंड पार्ट। रेमुनेशन कितना अलाउ होगा? कितना होगा सर? बुक प्रॉफिट कितना है? 4,90,000। तो फर्स्ट 3 लाख का और 1,90,000 का, इसका हो जाएगा सर 1.5 लाख, और 90% ऑफ 3 लाख, विच एवर इज हायर। तो ये तो 270 आई आना ही है इसका, और इसका हो जाएगा 1,60,000 इंटू 60%। तो निकालिए कितना होता है 60%। निकल गया? हाँ सर, ये आएगा हमारा 1,14,000। तो टोटल कितना हो गया? ये प्लस ये सर 270 प्लस 1,14,000, ये हो गया हमारा 384, ठीक है। इतना हमें रेमुनेशन अलाउ हो जाएगा डिडक्शन के लिए, ठीक है। ठीक है सर, चलिए अब आगे चलते हैं। एक और क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल 22, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ एक्स एंड कंपनी, अ पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। अच्छा, फॉर ईयर एंडिंग, इसको 23 की जगह 24 कर लीजिए, 23 की जगह 24 कर लीजिए। मार्च 31 2024 है, इज एज फॉलो। एक्सपेंस दे रखा है, डेप्रिसिएशन दे रखा है, रेमुनेशन टू पार्टनर दे रखा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू पार्टनर दे रखा है, क्रेडिट साइड दे रखा है हमारा कंसल्टेंसी फी, ऑडिट, नेट लॉस, ठीक है। ठीक है सर, और अदर इंफॉर्मेशन दे रखा है। आउट ऑफ एक्सपेंसेड 88,000, 17,250 इज नॉट डिडक्टेबल अंडर सेक्शन 36 एंड 37। इसमें से जो एक्सपेंस डेबिट कर रखा है इन्होंने, उसमें से कुछ ऐसा एक्सपेंस भी है जो कि 36 और 37 में इनकम टैक्स के अंदर डिडक्शन अवेलेबल नहीं है उसकी। ओके, ओके सर। फिर डेप्रिसिएशन एज पर सेक्शन 32 इज 33,100, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन अ कैपिटल टू अ पार्टनर नॉट डिडक्टेबल अंडर सेक्शन 40B इज 700। 5,000 में 700 रुपये का ऐसा इंटरेस्ट है जो कि उस पर डिडक्शन नहीं मिलेगी, क्यों? हो सकता उस पर 12% से ज़्यादा हो गया होगा, तो 700 रुपया डिसअलाउ हो जाएगा 40B के अंदर। तो हमें निकालना है बुक प्रॉफिट और कितना रेमुनेशन अलाउ होगा पार्टनर्स को, तो निकालें। हाँ सर, चलिए।
एग्जाम्पल 22 सॉल्यूशन। पहला, कैलकुलेशन ऑफ बुक प्रॉफिट। सबसे पहले हम बुक प्रॉफिट निकालेंगे, नेट प्रॉफिट लेंगे। सर यहाँ पे तो लॉस आ रहा है, तो लॉस ले लीजिए, क्या हो गया। यहाँ पे तो सर प्रॉफिट आ नहीं रहा, लॉस आ रहा है, तो लॉस ले लीजिए। नेट लॉस कितना आ रहा है सर, माइनस में दिखाएंगे नेट लॉस को। ठीक है, ठीक है सर। अब इसमें हम एडजस्ट कर देंगे, डेप्रिसिएशन ऐड कर देंगे। हमें इनकम टैक्स में इनकम टैक्स वाली डेप्रिसिएशन क्लेम करना है। ठीक है, एज पर बुक्स वाली को ऐड बैक करेंगे और जो इनकम टैक्स में बनता है उसको लेस करेंगे। तो बुक्स वाली हमने ऐड कर दी। कितना था, 32,000 रुपये। ठीक है, ठीक है सर। इसमें से लेस कर दिया हमने डेप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स। कितना, 33,100। ठीक है, फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कुछ था जो कि डिसअलाउ होना था। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जितना डिसअलाउ होना था, कितना डिसअलाउ होना था सर, 700। 700 इसको ऐड बैक कर देंगे। और सबसे पहला एडजस्टमेंट बोला है कि 17,250 जो हमने डेबिट कर रखा है वो इनकम टैक्स में अलाउ नहीं होगा। तो हमें क्या करना है, प्रॉफिट कम करना है, बढ़ाना है सर। प्रॉफिट बढ़ेगा, हमारा प्रॉफिट बढ़ेगा, तो इसको भी ऐड बैक कर देंगे। एक्सपेंसेस डिसअलाउड अंडर सेक्शन 36 एंड 37। कितना है सर, 17,250। ठीक है, ठीक है सर। इतना करने के बाद कितना आया बताइए एक बार। ये आया हमारा -68 प्लस 32 -33,100 प्लस 700 प्लस 17,250। ये आया हमारा 51,150। ठीक है, इसमें और ऐड कर देंगे हम रेमुनेशन टू पार्टनर्स। कितनी है, 1,75,000। ये हमारा निकल गया था नेगेटिव में, प्लस कर देंगे 175। तो ये निकल के आएगा हमारा 1,23,850 रुपये। ये क्या निकल गया हमारा, बुक प्रॉफिट। ये क्या निकल गया हमारा, बुक प्रॉफिट। ठीक है, ठीक है सर। तो अब 1,23,000 का फर्स्ट 3 लाख में यही कवर हो जाएगा। क्या निकालना है हमें, 1.5 लाख और 90% ऑफ 1,23,830 रुपये, विच एवर इज हायर। तो हायर कौन सा है, ये आएगा हमारा 1.5 लाख और 1,11,465। दोनों में से हायर कौन सा है सर, 1.5 लाख। तो दूसरा हो जाएगा हमारा रेमुनेशन अलाउड अंडर PGBP इज ₹1,50,000। ओके, ओके सर। चलिए, तो आई थिंक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा अब हमारा। सबसे पहले हम बुक प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद जो रेमुनेशन इनकम टैक्स में अलाउ होगा
वो कैलकुलेट कर लेंगे। ओके ओके सर। जो फर्स्ट 3 लाख ऑफ बुक प्रॉफिट है उस पे 1.5 लाख और 90% ऑफ बुक प्रॉफिट, और उसके बाद जो रिमेनिंग बचा उसका 60% निकाल देंगे। तो जितना आएगा वो हमारा अलाउेबल रेमुनेशन हो जाएगा इनकम टैक्स एक्ट के अंदर। अब एक चीज़ छोड़ दी थी हमने, वैसे हमारे एग्ज़ाम के लिए उतना रिलेवेंट नहीं है, बट फिर भी पढ़ लेते हैं, क्या पता आ जाए एग्ज़ाम में। ये फाइनल में आप वैसे पूछते हैं इसके ऊपर क्वेश्चन। एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 40B, where an individual is a partner in a firm in a representative capacity. Interest paid by a firm to such individual otherwise than a partner in a representative capacity shall not be taken into account for the purpose of this clause. आया कुछ समझ में? नहीं सर, कुछ समझ में नहीं आया। अब दूसरा पढ़ते हैं। Interest paid by a firm to such individual as a partner in a representative capacity and interest paid by a firm to a person so represented shall be taken into a account for the purpose of this clause. ये आया? नहीं सर, दोनों में से कुछ नहीं आया सर, पता नहीं क्या है सर। चलिए समझते हैं इसको। ये पार्टनरशिप फर्म है, ठीक है। उसका एक पार्टनर है मिस्टर एक्स, ठीक है। मिस्टर एक्स, सॉरी, मिस्टर एक्स पार्टनर नहीं है, एक एच है, एक एच है जिसका करता है मिस्टर एक्स, करता है मिस्टर एक्स। तो अब एच तो एच पार्टनर है, ठीक है, लेकिन रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में मिस्टर एक्स को देखना पड़ेगा, क्योंकि एच तो आएगी नहीं काम करने या फिर कोई भी डिसीजन लेने। तो पार्टनरशिप फर्म क्या करती है? दो पेमेंट करती है। मिस्टर एक्स ने कुछ लोन दे रखा था, ये मिस्टर एक्स की पर्सनल कैपेसिटी है, ठीक है, और यहाँ पे मिस्टर एक्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं एच को। मिस्टर एक्स ने कुछ लोन दे रखा था पार्टनरशिप फर्म को, और एच ने कुछ कैपिटल इन्वेस्ट कर रखा था, तो इसको इंटरेस्ट मिला, इसको भी इंटरेस्ट मिला। तो जो एक्सप्लेनेशन है उसमें बोला गया है कि जहाँ पे पर्सन किसी और को रिप्रेजेंट कर रहा है, जैसे मिस्टर एक्स है, पार्टनर कौन है? एच है, लेकिन एच तो आएगी नहीं वहाँ पे मीटिंग वगैरह डिसीजन लेने, तो उसका रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में जो उसका करता है मिस्टर एक्स, वो देखता है काम को, ठीक है। और मिस्टर एक्स ने पर्सनल कैपेसिटी में, मतलब खुद की इंडिविजुअल कैपेसिटी में कुछ लोन दे रखा है। पार्टनर एच है, ठीक है, उस पार्टनरशिप में पार्टनर कौन है? एच है, और मिस्टर एक्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं एच को। तो इस केस में अगर पार्टनरशिप कुछ मिस्टर एक्स को देती है रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में, जहां पे वो एच को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एच को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो वो वाला इंटरेस्ट हम कंसिडर करके चलेंगे। और जहाँ पे वो पर्सनल कैपेसिटी में, मतलब यहाँ पे मिस्टर एक्स रिप्रेजेंटेटिव में भी है, लेकिन पर्सनल कैपेसिटी में कुछ डिपॉजिट या लोन दे रखा है, उस पर इंटरेस्ट मिल रहा है, तो इस वाले पे जो भी इंटरेस्ट देगी पार्टनरशिप फर्म, इसको कंसिडर नहीं करेंगे हम लोग, इसको कंसिडर नहीं करेंगे। ओके ओके सर। चलिए, सेकेंड है हमारा, वेयर एन इंडिविजुअल इज अ पार्टनर इन अ फर्म otherwise than a representative capacity. Interest paid to him by a firm shall not be taken into account if he receive the same on behalf of or for the benefit of any other person. ये क्या है सर? इसी एग्जांपल में समझते हैं। पार्टनरशिप फर्म है, हाँ सर, मिस्टर एक्स पार्टनर है, इस बार खुद की कैपेसिटी में, और मिस्टर एक्स की एच भी है।
HUF ने क्या किया है, पार्टनरशिप को रेंट पे प्रॉपर्टी दे रखी है, रेंट पे प्रॉपर्टी दे रखी है, ठीक है, और रेंट की पेमेंट करती है। तो कहने का मतलब है कि जो ये रेंट दे रहे हैं उसको हम कंसिडर नहीं करेंगे, रेंट को हम कंसिडर नहीं करेंगे। देखिए पढ़िए दोबारा से, वेयर एन इंडिविजुअल इज अ पार्टनर इन अ फर्म अदरवाइज देन अ रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी, मतलब खुद की कैपेसिटी में है, रिप्रेजेंटेटिव नहीं है जहाँ पे। इंटरेस्ट पेड टू हिम, interest paid to him by the firm shall not be taken to account if she receive the same on behalf of or benefit of any other person। अब मिस्टर एक्स की HUF है, रेंट, अब HUF चल के थोड़ी आएगी लेने के लिए, खुद ही लेगा ये, ठीक है, खुद ही लेने आएगा ये मिस्टर एक्स, तो ये वाला हम इंटरेस्ट कंसिडर नहीं करेंगे फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेशन, ठीक है। ये एग्जाम्पल के लिए था रेंट, यहाँ पे इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, ठीक है सर, चलिए। तो ये था हमारा, आगे चलते हैं। तो अभी तक हमने सेक्शन 30 से 37 तक डिस्कस कर लिया, जहाँ पे वो एक्सपेंसेस जो कि हमें इनकम टैक्स में अलाउ हो जाते हैं वो देख लिए थे। उसके बाद हमने सेक्शन 40 स्मॉल ए देखा, 40B देखा, जहाँ पे हमारे जो एक्सपेंसेस हैं वो अलाउ नहीं होते हैं, उनकी डिडक्शन नहीं मिलती। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं सेक्शन 40 कैपिटल ए। इसमें स्पेशल केसेस आते हैं, स्पेशल केसेस जिन सरकमस्टांसेस में अगर वो कंडीशन फुलफिल करते हैं तो जो एक्सपेंस है, वो एक्सपेंडिचर है, वो हमारा डिसअलाउ हो जाता है, ठीक है, ठीक है सर। तो अभी तक हम सेक्शन 30 से 37 तक देख चुके हैं, वो एक्सपेंसेस जिनकी डिडक्शन मिल जाती है। सेक्शन 40A एंड 40B देख लिया, जिनकी डिडक्शन हमें नहीं मिलती। अब हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 40 कैपिटल ए। इसमें हम कुछ स्पेशल केसेस देखेंगे जहाँ पे अगर वो कंडीशन फुलफिल नहीं हो पा रही तो तो जो हमारा एक्सपेंडिचर है वो डिसअलाउ हो जाता है। ओके, ओके सर, चलिए देखते हैं। इसमें जो सबसे पहला सेक्शन आता है हमारा, जो सबसे पहला केस आता है सेक्शन 40A2। सेक्शन 40A2 पेमेंट टू रिलेटिव एंड एसोसिएट्स। ये क्या है सर, और ये सेक्शन लेके क्यों आए? चलिए पहले केस समझते हैं कि ये सेक्शन आया क्यों। मिस्टर एक्स ए है, ठीक है, ठीक है सर, ये मार्केट से परचेज करता है, परचेज करके सेल कर देता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। तो मिस्टर ए ने सोचा क्यों ना मैं अपने बेटे के नाम से भी एक कंपनी खोल लूँ, या फिर बेटे के नाम से ही ये बिजनेस स्टार्ट करता हूँ। उसके नाम से परचेज करूँगा, फिर उससे परचेज करूँगा हायर प्राइस पे, तो इससे मेरा क्या फ़ायदा होएगा, मेरी इनकम कम हो जाएगी। तो मिस्टर ए ने क्या किया, अभी तक मार्क ये डायरेक्टली मार्केट से खरीदता था और मार्केट में सेल करता था। फिर इसने क्या किया, जो इसका बेटा था जो इसका बेटा था मिस्टर ए सन, उसको बीच में ले आया और खुद यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो पहले मान लीजिए कोई सामान ये 5 रुपए का खरीदता था और 10 रुपए में बेचता था, इसका प्रॉफिट कितना होता था, 5 रुपए। इसने क्या किया, बेटे के फर्म से खरीदवाया, बेटे के फर्म से खरीदवाया इसने 5 रुपए में, 5 रुपए में, और फिर इसने बेटे से खरीदा 8 रुपए में, और फिर इसने मार्केट में सेल किया 10 रुपए में। हुआ क्या, इसका प्रॉफिट कम हो गया, कितने से, प्रॉफिट आया सर 2 रुपया, प्रॉफिट आया इसका 2 रुपया। तो प्रॉफिट कितना कम हो गया, 3 रुपया प्रॉफिट घटा लिया इसने अपने बेटे को बीच में इंट्रोड्यूस करके। क्यों, बेटे की कुछ इनकम है नहीं,
बेटे की कुछ इनकम है नहीं, या फिर इनकम है तो लोअर स्लैब में है, इसकी इनकम हायर स्लैब में है, तो इसका इससे क्या हुआ, इससे इसको क्या फ़ायदा हुआ? सर इसका प्रॉफिट कम हो गया, इसका प्रॉफिट कम हो गया। आप ऐसे देखोगे तो पूरा का पूरा ऑपरेट मिस्टर ए ही कर रहा है, बट यहाँ पे अपने बेटे को इंट्रोड्यूस कर दिया। अब बेटे के केस में 5 लाख और 7 लाख, 5 लाख ऑप्शनल के केस में और 7 लाख डिफॉल्ट के केस में, डिफॉल्ट टैक्स रेजिम के केस में तक इनकम एग्जेम्प्ट है। उसका फ़ायदा उठा लिया इसने, तो बेटे की इनकम पे भी टैक्स बचा लिया और अपना भी प्रॉफिट कम कर लिया। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोलता है आपने जितना भी अनरीजनेबल पेमेंट किया है, मार्केट में जो चीज़ आपको 5 रुपये में मिल रही है आप 8 रुपये में इससे खरीद रहे हो, क्यों? जो चीज़ 5 रुपये में मिल रही है आप उसको 8 रुपये में क्यों खरीद रहे हो, वो भी अपने ही बेटे से? तो जितना भी एक्सेस होएगा मार्केट रेट से, जितना भी एक्सेसिव पेमेंट होगा, जैसे यहाँ पे 5 रुपये मार्केट रेट है, 8 रुपये में अपने बेटे से खरीद रहा है, तो ये 3 रुपया, 3 रुपया इनकम टैक्स वाले डिसअलाउ कर देंगे, इनकम टैक्स वाले डिसअलाउ कर देंगे। तो सेक्शन में यही लिखा हुआ है। चलिए एक बार देखते हैं। पेमेंट टू रिलेटिव्स एंड एसोसिएट, सेक्शन 48(2) प्रोवाइड दैट वेयर द असेसी इनकर एनी एक्सपेंडिचर, कोई भी खर्चा करता है असेसी इन रिस्पेक्ट ऑफ विच पेमेंट हैज बीन मेड और इज टू बी मेड टू ए स्पेसिफाइड पर्सन। स्पेसिफाइड पर्सन मतलब रिलेटिव हो गया, ठीक है, और एसोसिएट देखते हैं क्या है। ठीक है, अभी मान के चलिए रिलेटिव है, रिलेटिव को कोई पेमेंट करते हैं, सो मच ऑफ एक्सपेंडिचर एज कंसिडर्ड इज एक्सेसिव और अनरीजनेबल सेल बी डिसअलाउड बाई असेसिंग ऑफिसर। असेसिंग ऑफिसर कौन होता है सर? इनकम टैक्स ऑफिसर, जो हमारी इनकम एसेस करता है कि हमने सही इनकम दिखाई है या नहीं दिखाई। तो उसको पता चलेगा कि ऐसा ऐसा गेम खेल रहे हो आप लोग, मार्केट में 5 रुपये में मिल रहा है और आप 8 रुपये में अपने ही बेटे से खरीद रहे हो, वाह क्या बिजनेस कर रहे हो। तो 3 रुपया वो क्या करेगा? डिसअलाउ कर देगा। ठीक है, ठीक है सर। अब बस हमें ये देखना है यहाँ पे कि स्पेसिफाइड पर्सन है कौन। अगर असेसी इंडिविजुअल है, असेसी इंडिविजुअल है मतलब ह्यूमन बीइंग है, तो कोई भी उसका रिलेटिव, एनी रिलेटिव ऑफ इंडिविजुअल असेसी, any person who carry on a business or profession if individual assessee has a substantial interest in the business of that person। अगर जिसको पेमेंट कर रहा है उसका कोई बिजनेस है और उस बिजनेस में इसका भी राइट है, असेसी का भी राइट है, ठीक है, सबेंशियल इंटरेस्ट है, मतलब 20% सबेंशियल इंटरेस्ट का क्या मतलब है? 20% या उससे ज़्यादा का वोटिंग पावर है उसके पास, या फिर 20% या उससे ज़्यादा का प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है, उस मतलब प्रॉफिट शेयरिंग है उसकी कंपनी में एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, तो बोलेंगे कि सबेंशियल इंटरेस्ट है उसकी कंपनी में। ओके, ओके सर। और एनी रिलेटिव ऑफ मिस्टर ऑफ इंडिविजुअल एसएससी हैव अ सबेंशियल इंटरेस्ट ऑफ बिजनेस ऑफ दैट पर्सन। अब अब एसएससी ने क्या किया कि अपनी वाइफ को उसके बिजनेस में शेयर दिलवा दिया, फिर प्रॉफिट दिलवा दिया, तो कहा कि अगर रिलेटिव भी है तो भी मानेंगे हम लोग, तो भी मानेंगे। अगर जो इंडिविजुअल है उसकी वाइफ वाइफ पार्टनर है, पार्टनर है किसी फॉर्म में और उसके साथ डीलिंग हो रही है, और उसमें पार्टनर कितने परसेंट शेयर की है? 25% शेयर की है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? 25%, 20% ज़्यादा है, तो मानेंगे कि दोनों आपस में रिलेटिव है। ठीक है, ठीक है सर। फिर कंपनी फॉर्म एच और एओपी, एनी डायरेक्टर, कंपनी अगर पेमेंट कर रही है एनी कोई भी डायरेक्टर को, पार्टनर को, मेंबर को, एसोसिएशन रिलेटिव ऑफ सच डायरेक्टर, पार्टनर और मेंबर, ठीक है। कंपनी के केस में एच पार्टनरशिप फर्म के केस में मेंबर है, डायरेक्टर है, पार्टनर है, उनके रिलेटिव्स हैं, ये सब स्पेसिफाइड पर्सन आ जाएगा। In case of a company assessee, any individual who has substantial interest in a business or profession of a company or any relative of such individual, मतलब शेयर होल्डर हो गया, ठीक है, या फिर कोई इंडिविजुअल का रिलेटिव हो गया। ठीक है, ठीक है सर। तो कहने का मतलब
हमारे लिए कंपनी एचओ वगैरह इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए इंडिविजुअल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ठीक है सर। तो एक बार और भी इसमें चीज़ें स्पेसिफाइड पर्सन दे रखे हैं, एक बार जस्ट रीड करना है आपको। ठीक है, अगर कुछ समझ में नहीं आएगा तो मैं समझा दूंगा। अब रिलेटिव का क्या मतलब है सर? रिलेटिव का क्या मतलब है, लिख तो दिया वहाँ की रिलेटिव के साथ रिलेटिव हमारा स्पेसिफाइड पर्सन बन जाता है। रिलेटिव का मतलब है स्पाउस, स्पाउस मतलब हस्बैंड के लिए वाइफ, वाइफ के लिए हस्बैंड, ब्रदर एंड सिस्टर, ब्रदर एंड सिस्टर, और एनी लाइनर असेंट और डिसेंट ऑफ दैट इंडिविजुअल, मतलब ऊपर देखिए माता पिता और नीचे बच्चे। ठीक है, तो वो सब रिलेटिव की डेफिनेशन में आ जाएंगे। ओके, ओके सर। सबेंशियल इंटरेस्ट क्या होता है वो दे रखा है। वोटिंग पावर 20% है उससे ज़्यादा हो, या फिर प्रॉफिट शेयरिंग हो 20% या उससे ज़्यादा ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, ठीक है सर, चलिए। नेक्स्ट है हमारा सेक्शन 48(3), पेमेंट इन एक्सेस ऑफ 10,000 मेड अदरवाइज देन थ्रू द प्रिस्क्राइब मोड। इस सेक्शन का बेसिकली पर्पस है, इस सेक्शन का बेसिकली पर्पस है कि जो भी पेमेंट्स हो रही हैं उनको ट्रेस किया जा पाए, उनको ट्रेस किया जा पाए। तो ट्रेस करने के लिए क्या करते हैं, अगर हमने कोई भी बैंकिंग सिस्टम के थ्रू कोई भी पेमेंट करी है, ठीक है, बैंकिंग सिस्टम के थ्रू, तो ट्रेस में आ जाता है। लेकिन अगर हम कैश में पेमेंट कर रहे हैं, कैश में पेमेंट कर रहे हैं, या चेक दे दिया, उस पे नाम वाम नहीं लिखा, बस क्रॉस करके दे दिया, किसी का भी नाम डाल के पेमेंट कर लो, तो उसमें ट्रेस नहीं हो पाती थी ट्रांजेक्शन। तो उसमें लोग क्या करते थे, वाइट को ब्लैक, ब्लैक को वाइट मनी में कन्वर्ट करते थे। तो गवर्नमेंट ने देखा और फिर ये सेक्शन लेके आया। पहले इसकी लिमिट 20,000 हुआ करती थी, अब इसको कम करके 10,000 कर दिया। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। इसमें बोला गया है, चलिए मैं ऐसे बता दूं आपको। इन अ सिंगल डे, इन अ सिंगल डे, अगर हम जो पेमेंट है कर रहे हैं, हम पेमेंट कर रहे हैं 10,000 से ज़्यादा की पेमेंट कर रहे हैं इन अ सिंगल डे, तो हमें इसको करना पड़ेगा या तो फिर अकाउंट पे चेक से करना पड़ेगा, या फिर अकाउंट पे बैंक ड्राफ्ट से करना पड़ेगा, या फिर इलेक्ट्रॉनिक मोड ऑफ बैंकिंग सिस्टम से करना पड़ेगा। बैंकिंग सिस्टम जैसे यूपीआई हो गया, आधार पे हो गया, एनएफटी, आरटीजीएस, ये सब क्या है, हमारा सारा इलेक्ट्रॉनिक मोड ऑफ पेमेंट है। नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, तो अगर इनसे पेमेंट करने तो ठीक है। अगर अगर 10,000 से पेमेंट ज़्यादा कर रहे हैं हम सिंगल डे में, तो अगर हम अकाउंट पे ही चेक से या अकाउंट पे ही बैंक ड्राफ्ट से कर रहे हैं या फिर इलेक्ट्रॉनिक मोड ऑफ बैंकिंग सिस्टम से कर रहे हैं तो ठीक है। इसके अलावा अगर हम किसी और मोड से पेमेंट करते हैं, किसी और मोड से पेमेंट करते हैं, तो जितना पेमेंट करेंगे सारा का सारा डिसअलाउ हो जाएगा, सारा का सारा एक्सपेंडिचर हमारा डिसअलाउ हो जाएगा। ठीक है, मान लीजिए, मान लीजिए एग्जाम्पल से समझते हैं। इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ रुपीज 32,000 इनकर्ड बाई एक्स लिमिटेड, 32,000 का खर्चा किया एक्स लिमिटेड ने। फोर कैश पेमेंट ऑफ 8,000 आर मेड ऑन अ पार्टिकुलर डे टू मिस्टर वाई, वन इन द मॉर्निंग 10 बजे, 12 बजे, 3 बजे, 6 बजे। 8,000 करके एक दिन में 4 बार पेमेंट करी मिस्टर वाई को कैश में। द इंटायर एक्सपेंडिचर ऑफ रुपीज 32,000 वुड बी disallowed under section 48(3), since aggregate of payment made during the day to Mr. Y exceed rupees 10,000।
ठीक है, तो 10,000 तक एक दिन में हम कैश पेमेंट कर सकते हैं। उससे ज़्यादा अगर कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड जो भी जितना का कर रहे हैं वो सारा का सारा डिसअलाउ हो जाएगा। अगर हम उसको अकाउंट पे ही बैंक ड्राफ्ट, अकाउंट पे ही चेक या फिर इलेक्ट्रॉनिक मोड से नहीं करते हैं जो प्रिस्क्राइब मोड दे रखा है। ओके ओके सर, चलिए सेकंड केस क्या बोलता है? सेकंड केस बोलता है ईयर 1 है, ईयर 2 है, यहाँ पे कोई एक्सपेंडिचर, यहाँ पे कोई एक्सपेंडिचर ड्यू बेसिस पे उसकी डिडक्शन मुझे मिल गई, ड्यू बेसिस पे उसकी डिडक्शन मिल गई। नेक्स्ट ईयर मुझे उसको पेमेंट करना था, तो मैंने क्या किया, कैश में पेमेंट कर दिया, उसकी कैश में पेमेंट कर दिया। तो जहाँ जितना डिडक्शन मुझे इस साल में मिला होगा फर्स्ट ईयर में, वो सारी की सारी इनकम बन जाएगी मेरी, जिस ईयर में मैंने कैश में उस एक्सपेंस का पेमेंट किया है। ठीक है, तो क्लियर है यहाँ तक? बिल्कुल सर, बिल्कुल। और ये जो एक्सपेंडिचर लिखा हुआ है, इसमें आपका रेवेन्यू प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर दोनों कवर है, कैपिटल प्लस रेवेन्यू दोनों ही कवर हैं। जैसे कि कोई कैपिटल एसेट हम यूज़ कर रहे हैं साइंटिफिक रिसर्च के केस में, तो पूरा का पूरा एक साल में ही हमें उसकी डिडक्शन मिल जाती है, तो वो भी इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एक्सपेंडिचर लिखा हुआ है, तो चाहे रेवेन्यू हो या कैपिटल एक्सपेंडिचर कुछ भी हो सकता है। ओके ओके सर। The limit would be 35,000 in case of payment made to a transporter operator for playing, hiring, leasing goods carriages otherwise than the through prescribed mode। जो हमारे जीटीए हैं, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसीज हैं, जिनका ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है, जिनके ट्रक्स वगैरह चलते हैं, गुड्स कैरी चलते हैं ट्रक वगैरह, उनके लिए ये 10,000 की जगह 35,000 लिमिट कर रखी है, क्योंकि उनका रोज डेली बेसिस पे कैश यूज़ होता ही है उनके बिजनेस में। तो उन उन केसेस में जहाँ पे ट्रांसपोर्टर हैं, जिनके ट्रक चलते हैं, तो उनके लिए ये लिमिट 35,000 पर डे है, 35,000 पर डे है। ओके, बाकी ऑल अदर केसेस के लिए 10,000 रुपये है। चलिए अब हम वो केसेस डिस्कस करेंगे जहाँ पे ये एप्लीकेबल नहीं है, सेक्शन 40A(3) एप्लीकेबल नहीं है। कौन कौन से केसेस है सर? पहला केस है लोन ट्रांजेक्शन, पहला केस है लोन ट्रांजेक्शन, जहाँ पे हम किसी को लोन दे रहे हैं या लोन ले रहे हैं, तो उस केस में ये एप्लीकेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि कोई खर्चा हुआ ही नहीं है, कोई एक्सपेंडिचर हुआ ही नहीं है, लोन की लेन देन चल रही है, कोई एक्सपेंडिचर हुआ नहीं है, तो ये एप्लीकेबल नहीं होगा। ये सिर्फ वहीं एप्लीकेबल होगा जहाँ पे एक्सपेंडिचर हुआ है, जहाँ पे एक्सपेंडिचर हुआ है और उसकी पेमेंट हमने अदरवाइज मोड से करी है। ओके ओके, जहाँ पे एक्सपेंडिचर ही नहीं हुआ वहाँ पे ये एप्लीकेबल नहीं होगा ये सेक्शन। ओके ओके सर। हाउएवर, जो लोन का इंटरेस्ट है, जो लोन का इंटरेस्ट है वो एक्सपेंडिचर बन जाएगा। हाँ सर, तो उसको हमें जो प्रेस्क्राइब मोड है उसी से पेमेंट करना है, अगर 10,000 से ज़्यादा एक दिन में पेमेंट कर रहे हैं तो। ओके ओके सर। पेमेंट मेड बाय अ कमीशन एजेंट, पेमेंट मेड बाय अ कमीशन एजेंट। अब देखिए, प्रिंसिपल जो होता है और एजेंट, एजेंट कौन होता है? जो प्रिंसिपल के बिहाफ पे काम करता है, ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल काम करता है। तो प्रिंसिपल इसको गुड्स भेजता है, गुड्स ये सेल कर देता है, सेल करने के बाद जो भी पैसा आता है अपना कमीशन काट के, प्रिंसिपल को कमीशन काट के अपना कमीशन रख लेता है, और आफ्टर कमीशन जितना बचता है वो सारा भेज देता है, पेमेंट कर देता है प्रिंसिपल को। तो जो भी पेमेंट करेगा वो कैश में भी करेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका कोई खर्चा ही नहीं हुआ, इसने अपना कमीशन काटा और आगे पेमेंट कर दी कमीशन प्रिंसिपल को। ठीक है, तो ऐसा केसेस में भी हमारे ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं है। एप्लीकेबल वहाँ हो जाएगा जहाँ पे इसने प्रिंसिपल से सामान खुद खरीद लिया, अपने खुद अपने अकाउंट पे फिर सेल कर रहा है,
उसका जो भी प्रॉफिट ऑन लॉस होगा इसका एजेंट का होगा, उस केस में एप्लीकेबल हो जाएगा। लेकिन प्रिंसिपल के बिहाफ पे कर रहा है सेल और परचेज, उस केस में एप्लीकेबल नहीं होगा। ओके। ओके सर, चलिए। फिर इसमें हमारे एक रूल 6DD दे रखा है, उसमें बता रखे हैं सरकमस्टांसेस दे रखे हैं, अगर वैसे केसेस हैं तो भी ये हमारा एप्लीकेबल नहीं होगा। सेक्शन 40A3 फिर भी एप्लीकेबल नहीं होगा उन केसेस पे। कौन सा? पहला है वेयर द पेमेंट इज मेड टू, कहीं भी आरबीआई, स्टेट बैंक, किसी भी बैंक को कर रहे हैं पेमेंट तो एप्लीकेबल नहीं होगा। एलआईसी हो गया, इनको पेमेंट कर रहे हैं तो एप्लीकेबल नहीं होगा। बैंक में हम पेमेंट कर रहे हैं तो ऑलरेडी वो ट्रेस में आ जाएगा आपका। ठीक है। तो इन इन जगह पे अगर पेमेंट कर रहे हैं, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन हो गई, एलआईसी हो गई, बैंक वगैरह हो गया, तो ये अगर हम 10,000 से ज़्यादा भी पेमेंट कर रहे हैं सिंगल डे में कैश में तो भी कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हैं। सेकेंड, when the payment is made to a government and under the rule frame, such payment is required to be made in a legal tender। हम किसी गवर्नमेंट को पेमेंट कर रहे हैं और उनके रूल में लिखा हुआ है कि आपको कैश में ही पेमेंट करना है, कैश में ही पेमेंट करना है। ठीक है, अब लिखा है तो हम गवर्नमेंट की बात थोड़ी काट सकते हैं। तो उस केस में भी अगर 10,000 से ज़्यादा पेमेंट हो रही है, 10,000 से भी ज़्यादा की पेमेंट हो रही है सिंगल डे में तो भी कोई दिक्कत नहीं है। C, where the payment is made by any letter of credit arrangement through बैंक। लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है? इसमें बैंक एक लेटर इशू कर देता है एसएससी को और बोलता है कि आप जिस पार्टी से परचेज कर रहे हैं उस पार्टी को अश्योरेंस दे देता है कि अगर ये पेमेंट नहीं कर पाया तो इसकी जगह मैं पेमेंट करूंगा। मतलब बेसिकली एक लेटर ऑफ क्रेडिट बोलता है कि हाँ ये पेमेंट कर देगा, अगर नहीं पेमेंट करता है तो मैं पेमेंट करूंगा। ठीक है। ठीक है सर। फिर कोई मेल या फिर टेलीग्राफिक ट्रांसफ़र बैंक के थ्रू हुआ, कोई बैंक ने बुक एडजस्टमेंट कर दी अपने ही अकाउंट्स में, एक दो अकाउंट थे आपस में एडजस्ट कर दिए। कोई बिल ऑफ एक्सचेंज है जो कि पेबल है ओनली टू अ बैंक। ठीक है। ओके सर। वेयर द पेमेंट इज मेड बाय वे ऑफ एडजस्टमेंट अगेंस्ट द अमाउंट ऑफ एनी liability incurred बाय द पे फॉर एनी गुड सप्लाइड एंड सर्विसेज रेंडर्ड बाय असेसी फॉर सच पे। ये क्या है सर? ये मिस्टर ए है, ठीक है। ठीक है सर। इधर मिस्टर बी से इसने कुछ सामान खरीदा था, उसका अमाउंट आ रहा था 10,000 रुपया। ठीक है, क्रेडिटर के अंदर बैलेंस शीट है ये आपकी। और इधर डेटर के अंदर आ रहे थे 20,000 रुपये। तो इसने क्या किया, इसने क्या किया कि दोनों को आपस में सेट ऑफ कर दिया और सेट ऑफ करने के बाद नेट में दिखा दिया 10,000 इधर डेटर्स में। तो बोला कि अगर आप इस टाइप से भी सेट ऑफ करके दिखा रहे हो अपनी बुक्स के अंदर ही, जहां आपको पैसा लेना भी है और देना भी है और आप नेट करके दिखा दे रहे हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप कर सकते हो। ठीक है। ठीक है सर। फिर नेक्स्ट है वेयर द पेमेंट इज मेड फॉर द परचेज ऑफ, जहाँ पे पेमेंट कर रहे हैं हम फॉर द परचेज ऑफ एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट प्रोड्यूस, अनाज वगैरह हो गया, फॉरेस्ट प्रोड्यूस हो गया, कोई द प्रोड्यूस ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, कोई गाय बैल ये सब खरीदे हैं हम, डेयरी और पोल्ट्री फार्मिंग। ठीक है, फिश एंड फिश प्रोडक्ट खरीद रहे हैं हम। द प्रोडक्ट ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड एपीकल्चर, जो फ्लोर वगैरह हो गया ये सब खरीद रहे हैं। अब पेमेंट किनको कर रहे हैं हम? कल्टीवेटर, ग्रोवर और प्रोड्यूसर, जो उसको उगा रहा है या जो उसको बना रहा है, जो फर्स्ट टाइम ग्रोवर है या कल्टीवेटर है, उनको पेमेंट करेंगे तो मिलेगा। अगर कोई मिडल मैन है उसको पेमेंट करें तो नहीं मिलेगा। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मिस्टर ए फिशरमैन है आपका, फिशरमैन है, ये क्या करता है? समुद्र में जाता है,
समुंदर में जाता है और मछलियाँ पकड़ के लाता है, ठीक है, मछली पकड़ के लेके आता है और फिर मार्केट में सेल कर देता है। तो बोला गया है कि अगर आप डायरेक्टली इसको पेमेंट कर रहे हो, डायरेक्टली इसको पेमेंट कर रहे हो, जो कल्टीवेटर है, ग्रोवर है, जैसे अनाज के केस में जो किसान है उनकी बात कर रहे हैं, तो वाला होगा। मान लीजिए कोई मिडल मैन आ गया बीच में, मिस्टर बी आ गया, मिस्टर बी आ गया, उसने, मिस्टर बी ने इससे परचेज कर लिया और फिर मार्केट में सेल कर रहा है, और फिर हम मिस्टर बी को पेमेंट कर रहे हैं इसके लिए, तो इस केस में ये डिडक्शन हमें, ये एग्जाम्पशन हमें नहीं मिलेगी। अगर हम, ये एग्जाम्पशन तभी मिलेगी जब हम सीधे डायरेक्टली जो फर्स्ट टाइम प्रोड्यूसर है, फर्स्ट टाइम प्रोड्यूसर है, कल्टीवेटर है, ग्रोअर है, उसको पेमेंट कर रहे हैं तो। ठीक है, ठीक है सर। मिडल मैन को कर रहे हैं तो नहीं मिलेगी। ठीक है सर। नेक्स्ट है वेयर द पेमेंट इज मेड फॉर द परचेज ऑफ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर और processed without the aid of power in a cottage industry to the producer of such product। अगर हम पेमेंट कर रहे हैं ऐसी इंडस्ट्री में जहाँ पे कॉटन के सामान ये जो हमारा कॉटेज इंडस्ट्री है जो कि बिना बिजली के चल रहा है, ठीक है, उससे जो भी प्रोडक्ट बन रहे हैं, अगर उसके लिए पेमेंट कर रहे हैं हम, तो तो वो भी, उस केस में भी ये हम पेमेंट 10,000 से ज़्यादा कर सकते हैं, वो डिसअलाउ नहीं होगा। वेयर द पेमेंट इज मेड इन अ विलेज एंड टाउन ऑन विच द डेट ऑफ सच पेमेंट इज नॉट सब बाई एनी बैंक। जिस बैंक में हम, जहाँ पे पेमेंट कर रहे हैं उस दिन तक, जिस दिन हम पेमेंट कर रहे हैं उस दिन तक उस बैंक, विलेज में या टाउन में कोई भी बैंक नहीं है। अब बैंक ही नहीं है तो आप पेमेंट करके वो बेचारा करेगा क्या, तो कैश में ही मांगेगा वो। ठीक है, तो उस केस में भी हमें जो हमारा पेमेंट है वो डिसअलाउ नहीं होगा। नेक्स्ट है, अगर हम एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कोई पेमेंट करता है 50,000 तक की, 50,000 तक की एम्प्लॉय को या उसके लीगल हेयर को, इन केस ऑफ कोई भी टर्मिनल बेनिफिट, जैसे ग्रेचुटी हो गया, टर्मिनल बेनिफिट हो गए, ठीक है, इन केस ऑफ डेथ हो गया, ग्रेचुटी, रिटैचमेंट, कंपेशन, या फिर इस टाइप का कोई भी बेनिफिट मिल रहा है 50,000 तक, तो कैश में कर सकता है। ठीक है, ठीक है सर। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट में एम्प्लॉयर सैलरी पे कर रहा है एम्प्लॉय को, सैलरी पे कर रहा है एम्प्लॉय को आफ्टर डिडक्टिंग टीडीएस, जितना टैक्स बनता था वो उसका मंथली टैक्स काट के फिर पेमेंट कर रहा है कैश में। बट बट उसको कहीं एक दूर गांव में भेज दिया जहाँ पे उसके पास, वहाँ पे कोई बैंक अकाउंट नहीं है, बैंक नहीं है, मान लीजिए वहाँ पे कोई बैंक नहीं है, तो अब वहाँ पे रहेगा कैसे, या मान लीजिए कोई शिप पे चला गया, अब शिप पे कैसे काम चलेगा, तो उसको कैश चाहिए। तो उस केस में अगर पेमेंट कर रहे हैं जहाँ पे टेम्परली पोस्टेड है कंटिन्यूस पीरियड ऑफ 15 डेज और मोर, 15 दिन या उससे ज़्यादा के लिए, टू अ प्लेस अदर देन हिज नॉर्मल प्लेस ऑफ ड्यूटी और ऑन अ शिप एंड डज नॉट मेंटेन एनी अकाउंट इन एनी बैंक एट सच प्लेस और शिप, तो उस केस में भी वो एक्सपेंस डिसअलाउ नहीं होगा। खैर आज के टाइम पे तो आपका ई बैंकिंग है, मोबाइल बैंकिंग है, आज के टाइम पे उतना रिलेवेंट नहीं है ये, बट है तो पढ़ना पड़ेगा अपने को। आज तो, आज के टाइम पे आपका बैंक अकाउंट कहीं भी हो, ऑल ओवर इंडिया आप कहीं भी पेमेंट कर सकते हो, मोबाइल से कर सकते हो, बट है, अभी तक हटा नहीं है तो हमें भी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है सर। वेयर द पेमेंट इज मेड बाई एनी पर्सन टू हिज एजेंट हु इज रिक्वायर्ड टू मेक पेमेंट इन कैश फॉर गुड, सेम प्रिंसिपल एजेंट वाला जो वहाँ पे सेल की बात चल रही थी, अब यहाँ पे उल्टा चल रहा है, यहाँ पे उल्टा चल रहा है कि प्रिंसिपल एजेंट को पैसा भेज रहा है सामान परचेज करने के लिए, तो वो एप्लीकेबल ही नहीं है। ठीक है, ठीक है सर। और लास्ट केस है जहाँ पे हम फॉरेक्स खरीद रहे हैं, तो फॉरेक्स खरीदने के लिए हम इंडियन करेंसी लेके जाएंगे, वो हमें फॉरेन करेंसी देगा, फॉर एग्जांपल डॉलर, तो उस केस में भी, उस केस में भी ये एप्लीकेबल नहीं होगा। ओके, ओके सर। चलिए, चलिए अभी इसके ऊपर एक क्वेश्चन कर लेते हैं।
एग्जाम्पल 23, वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। हमें ट्रू और फॉल्स बताना है कि ये स्टेटमेंट सही है कि गलत है। वेयर अ पर्सन फॉलो मर्चेंटाइल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, एक्सपेंडिचर ऑफ ₹25,000 हैज बीन अलाउड ऑन एक्रोल बेसिस। ठीक है। एंड इन अ लेटर ईयर इन रिस्पेक्ट ऑफ सेड एक्सपेंडिचर एसएससी मेक द पेमेंट ऑफ 25,000 थ्रू द क्रॉस चेक। द 25 कैन बी प्रॉफिट और गेन ऑफ बिजनेस प्रोफेशन अंडर सेक्शन 48(3)(a) इन द ईयर ऑफ पेमेंट। ये बोल रहा है कि एसएससी ने ईयर 1 ईयर 2 कर लेते हैं, ठीक है, समझने में आसानी रहेगा। यहाँ पे 25,000 की कोई डिडक्शन ले ली एक्सपेंस की, ठीक है। ठीक है सर, अभी पेमेंट नहीं किया, ड्यू बेसिस पे उसकी डिडक्शन ले ली, ठीक है, अक्रूवल बेसिस पे। ठीक है सर, नेक्स्ट ईयर वो उसकी पेमेंट करता है। अब पेमेंट करता है क्रॉस चेक से, क्रॉस चेक से, अकाउंट पे ही चेक नहीं होता क्रॉस चेक, ठीक है, क्रॉस चेक से करता है। तो बोलता है कि क्या ये 25,000 जिसकी डिडक्शन वो ले चुका है उस सेकेंड ईयर की इनकम बन जाएगी? आंसर इज यस, सेकेंड ईयर की इनकम बन जाएगी। तो ये स्टेटमेंट, क्रॉस चेक और अकाउंट पे चेक में डिफरेंस पता है आपको? चलिए देख लेते हैं। ये हमारा चेक है, चेक पे अगर हमने 2 क्रॉस कर दिए तो वो क्रॉस चेक बन जाता है। क्रॉस चेक एक बार कर दिया तो उसका मतलब कि अकाउंट में ही पैसा जाएगा। लेकिन लेकिन क्रॉस चेक के केस में आप इसको फर्दर चेक को किसी और के नाम पे भी इंडोर्स कर सकते हो। जैसे मिस्टर ए के पास था, उसने मिस्टर बी के नाम पे इंडोर्स कर दिया, इसको किसी और के नाम पे भी ट्रांसफर कर सकते हो इस चेक को। अकाउंट पे ही चेक में क्या होता है, क्रॉस लिखा रहता है प्लस यहाँ पे लिखा आ जाता है अकाउंट पे ही। तो इस केस में जिसका नाम यहाँ पे लिखा होगा उसी के अकाउंट में वो पैसा जाएगा, जिसका नाम लिखा होता है। यहाँ पे मान लीजिए मिस्टर ए लिखा हुआ है, मिस्टर ए पीछे लिख देगा मिस्टर बी को वो इंडोर्स कर दिया और साइन करके दे देता है, तो ये अकाउंट मिस्टर, जो पैसा है मिस्टर बी के अकाउंट में चला जाएगा, ठीक है। तो ये डिफरेंस है। तो क्रॉस चेक अकाउंट पे ही चेक नहीं होता, दोनों में डिफरेंस होता है। तो अगर क्रॉस चेक इशू किया है तो भी डिसला होगा, अकाउंट पे ही चेक होना चाहिए। ओके, ओके सर। नेक्स्ट है हमारा सेक्शन 48(7), डिसअलाउंस फॉर द प्रोविजन ऑफ ग्रेचुटी। इसमें क्या है सर, इसमें बोला गया है कि अगर हम बिना मतलब में प्रोविजन बना लेते हैं ग्रेचुटी की, बिना मतलब में ग्रेचुटी की प्रोविजन बना लेते हैं तो वो डिसअलाउ हो जाएगी। हम जो कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, हर मंथ कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, हम जो हर मंथ कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं उसकी डिडक्शन हमें मिली है 36 के अंदर, सेक्शन 36 के अंदर। तो इसमें बोला गया है कि अगर हम बिना मतलब में प्रोविजन कर रहे हैं, मतलब अभी ग्रेचुटी ड्यू नहीं हुई है लेकिन हम प्रोविजन कर रहे हैं तो डिसअलाउ हो जाएगी। हाँ, ग्रेचुटी अगर बन गई है, एक्चुअली में पेबल है, ग्रेचुटी एक्चुअली में पेबल है ड्यू टू एम्प्लॉय रिटायर हो गया, छोड़ के चला गया या फिर डेथ हो गई किसी भी केस में, उस केस में अगर प्रोविजन कर रहा है, उस केस में प्रोविजन कर रहा है तो उस केस में मिल जाएगी। लेकिन जहाँ पे कुछ भी नहीं है, जहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा, ना एम्प्लॉय रिटायर हो रहा है, ना रिजाइन करके गया, ना डेथ केस है, और फिर भी प्रोविजन बना रहे हैं, तो उस केस में हमें इसकी डिडक्शन नहीं मिलेगी, वो डिसअलाउ हो जाएगा। ओके, ओके सर। तो ये है हमारा सेक्शन 40(a)(7). नेक्स्ट है हमारा सेक्शन 40(a)(9), कंट्रीब्यूशन बाय ए एम्प्लॉयर टू अ फंड एंड ट्रस्ट। इसमें बोला गया है कि अगर हम कोई भी अमाउंट ट्रांसफर कर रहे हैं, कोई भी अमाउंट ट्रांसफर कर रहे हैं जो उसकी लिमिट है उससे ज़्यादा, जो उसकी लिमिट प्रिस्क्राइब है उस फंड में जितना ट्रांसफ़र करना चाहिए उससे ज़्यादा, तो वो डिसअलाउ हो जाएगा। या फिर किसी ऐसे फंड में ट्रांसफ़र कर रहे हैं जो कि अप्रूव्ड नहीं है, जो अप्रूव्ड नहीं है वो फंड, या तो उस केस में वो हमारा डिसअलाउ हो जाएगा जितना हमने उसमें कंट्रीब्यूट किया है, ठीक है।
ठीक है सर, चलिए। तो चलिए इसके ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं। ठीक है सर, चलिए। ये टेक्स्ट एक बार रीड कर लीजिएगा आप। ठीक है। ओके सर, चलिए। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं इसके ऊपर। एग्जाम्पल 24, एक्स लिमिटेड contribute 20% of basic salary to the account of each employee under a pension scheme referred to in section 80 CCD। एक्स लिमिटेड क्या करता है, 20% ऑफ बेसिक सैलरी कंट्रीब्यूट करता है एनपीएस फंड में। ठीक है। डीएनएस अलाउंस है 40% एंड इट फॉर्म पार्ट ऑफ बेसिक सैलरी। ठीक है। कंप्यूट द अमाउंट ऑफ डिडक्शन अलाउड अंडर सेक्शन 36। अगर बेसिक सैलरी ऑफ एम्प्लॉय 10 लाख है, व्हाट वुड बी दिस अलाउंस? क्या सेक्शन 4A9 के अंदर भी, 40A9 के अंदर भी कोई डिसअलाउंस होगी? अगर होगी तो कितनी होगी? तो पहले देखते हैं 36 में चल के कि क्या लिमिट है, कितना कंट्रीब्यूट कर सकता है एम्प्लॉय। ये रहा, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू द अकाउंट ऑफ एम्प्लॉय अंडर अ पेंशन स्कीम रेफर टू एन सेक्शन 80 CCD। अगर एनपीएस में कंट्रीब्यूट करता है तो कितने की डिडक्शन मिलेगी? सर डिडक्शन वुड बी रिस्ट्रिक्टेड टू 10% ऑफ सैलरी, 10% ऑफ सैलरी ऑफ अ एम्प्लॉय इन अ प्रीवियस ईयर। जो भी प्रीवियस ईयर में एम्प्लॉय की सैलरी होगी उसका 10%। सैलरी का क्या मतलब है? सैलरी का मतलब है सर डीए, सैलरी इंक्लूड डीएनएस अलाउंस, मतलब बेसिक सैलरी प्लस डीए अलाउंस इफ द टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट सो प्रोवाइडेड, मतलब कि डीए के साथ कंडीशन अटैच्ड है तो उसको कंसिडर करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। तो क्या क्वेश्चन में कंडीशन अटैच थी उसके साथ? डीएनएस अलाउंस इज 40% ऑफ बेसिक सैलरी एंड इट फॉर्म पार्ट ऑफ पे ऑफ एम्प्लॉयज। हाँ सर, कंडीशन अटैच्ड है डीए के साथ, तो ये भी कंसिडर करेंगे। तो चलिए निकालते हैं। एग्जाम्पल 24 सॉल्यूशन। कितना कंट्रीब्यूशन कर रहा है, पहले कंट्रीब्यूशन निकालते हैं। 20% इंटू 10 लाख, ये हो गया आपका 2 लाख। 2 लाख कंट्रीब्यूट कर रहा है। ठीक है। इसमें से माइनस कर देंगे अलाउड कितना है, अलाउड अंडर सेक्शन 36। 36 के अंदर अलाउ कितना होगा? 10% ऑफ 10 लाख प्लस 40% ऑफ 10 लाख मतलब 4 लाख। ये हो गया 1,40,000। 14 लाख का 10% निकालेंगे तो डिसअलाउ हो जाएगा हमारा अंडर सेक्शन 40A9। इतना डिसअलाउ हो जाएगा, इतना अलाउ होगा। 36 में इतना अलाउ हो जाएगा हमें। ठीक है। और उससे ऊपर जितना होगा वो सारा हमारा 40A9 में डिसअलाउ हो जाएगा। ओके। ओके सर, चलिए अब आगे चलते हैं। उसके बाद आता है हमारा सेक्शन 41 जो कि हमें बताता है डीम्ड इनकम के बारे में। ऐसी इनकम अगर जो कि हमारे अकाउंट्स में नहीं आया है और अदर इन्फॉर्मेशन में दे रखा है तो हम उसको इंक्लूड करेंगे। अगर आ रखा है तो कोई दिक्कत नहीं है। हमने अगर उसको अकाउंट्स की इनकम में, जो हमारी बुक्स की इनकम है उसमें कंसिडर कर रखा है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नहीं आ रहा है तो हमें उसको लेना है। ठीक है। ठीक है सर, चलिए। पहला है हमारा रिमिशन सेसेशन ऑफ ट्रेडिंग लिएबिलिटी। इसमें क्या है, इसमें क्या है, मान लीजिए मिस्टर ए हैं, ठीक है, मिस्टर बी। मिस्टर ए ने परचेज किया मिस्टर बी से 50,000 का। ठीक है, 50,000 का सामान परचेज किया।
मिस्टर ए ने मिस्टर बी से, लेकिन अभी पेमेंट नहीं करी है, पेमेंट अभी नहीं हुई है। तो दोनों के बैलेंस शीट में क्या पोजीशन होगी? ये मिस्टर ए की बैलेंस शीट है और ये मिस्टर बी की बैलेंस शीट है। सर ये इसके क्रेडिटर में आ रहा होगा, मिस्टर बी को 50,000 रुपये देने हैं, और ये इसके इधर आ रहा होगा, मिस्टर ए डेटर्स के अंदर आ रहा होगा, 50,000 लेने हैं इससे। तो इस केसेस में बताया गया है जहाँ पे मिस्टर बी ने, मान लो मिस्टर बी ने बोला कि ठीक है यार रहने दे, मुझे पैसे नहीं चाहिए तुझसे, ये पैसे नहीं दे रहा था, मान लीजिए मिस्टर ए इसके पैसे नहीं दे रहा था, तो मिस्टर बी ने क्या किया, अरे यार पैसे नहीं दे रहा, काफ़ी टाइम हो गया, तो इसने क्या किया, इसको राइट ऑफ कर दिया, पीएनएल में राइट ऑफ कर दिया, मतलब लॉस बुक कर लिया कि अब इससे पैसे नहीं आएंगे, बैड डेट करके पीएनएल में बुक कर लिया। ठीक है, बैड डेट बुक कर लिया। तो इसको पता चला अरे उसने तो बैड डेट बुक कर लिया, तो इसने भी यहाँ से इसको राइट अप कर लिया। अगर हम कोई लेबिलिटी पीएनएल में लेके जाते हैं तो उसको बोलते हैं राइट अप, और कुछ एसेट को हम पीएनएल में ट्रांसफ़र करते हैं एक्सपेंस की तरफ, तो उसको बोलते हैं राइट ऑफ। ओके, तो देखा, तो इसने कहा कि ठीक है, ये भी अपने पीएनएल में लेके चला गया क्रेडिट साइड। तो बोला गया है कि अगर ये पीएनएल में लेके जाएगा, पीएनएल में लेके जाएगा, तो ये इनकम बन जाएगी हमारी पीजीबीपी की, पीजीबीपी की इनकम बन जाएगी। जहाँ पे सामने वाली पार्टी ने बोल दिया कि मुझे पैसे नहीं चाहिए, ठीक है, इसने बैड डेट कर लिया, तो यहाँ पे एसएससी क्या कर सकता है, बैलेंस को छोड़ दो, वैसे ही चलने दो, बैलेंस को वैसे ही चलने दो, क्या दिक्कत है, कुछ जा रहा है नहीं जा रहा, हम तो कैरी फॉरवर्ड करते रहेंगे, हमारा मन है हम देंगे उसको पैसे, उसको नहीं चाहिए फिर भी देंगे हम, ठीक है। तो उस केस में नहीं होगा, जब ये मिस्टर ए इसको राइट ऑफ करेगा अपनी बुक्स में, सॉरी राइट अप करेगा, पीएनएल में जब क्रेडिट कर देगा तभी वो इनकम बनेगी, अदरवाइज इनकम नहीं बनेगी। ओके, ओके सर। It is applicable if the following condition is satisfied. If any of the earlier year a deduction was allowed to assessee in respect of loss, expenditure or trading liability incurred by the assessee during the current previous year, the taxpayer has obtained a refund of such loss or expenditure or has obtained some benefit in respect of such trading liability by way of remission or cessation thereof, writing off in the books of account। किसकी बात कर रहा है? assessee की। ठीक है, अगर वो अपना जो लेबिलिटी है उसको राइट अप करेगा तो पीएनएल में। ओके, ओके सर। उसके बाद आता है हमारा सेक्शन 41(2). ये क्या है सर? बैलेंसिंग चार्ज। ये हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं पावर जनरेटिंग अंडरटेकिंग के अंदर, टर्मिनल बेनिफिट के साथ इसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। फिर आता है हमारा सेक्शन 41(3), सेल ऑफ एसेट यूज्ड फॉर साइंटिफिक रिसर्च। इसमें बोला गया है कि जो हमारा कैपिटल एसेट है, जो कैपिटल एसेट है जो कि हम साइंटिफिक रिसर्च के लिए यूज कर रहे हैं, अगर हम किसी और नॉट यूज्ड फॉर अदर पर्पस, किसी और पर्पस के लिए यूज नहीं किया हमने उसको, और सीधा वहां से उठा के सेल कर दिया, क्या कर दिया? सेल कर दिया, तो उस केस में जितना भी हमारा सेल प्रोसीड होगा वो इनकम बन जाएगा अंडर द हेड पीजीबीपी। ठीक है, ठीक है सर। तो वही लिखा हुआ है यहाँ पे। डिडक्शन कितनी मिलती है सर? 100% होती है। 100 रुपये का एसेट है, 100 रुपये की डिडक्शन मिल गई, वैल्यू क्या हुई? 0। अब उसको जितनी भी वैल्यू पे हम सोल्ड करेंगे वो सारी हमारी इनकम बन जाएगी अंडर द हेड पीजीबीपी। ओके, ओके सर। देन आता है हमारा रिकवरी ऑफ बैड डेट। ये भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं बैड डेट के साथ, कि बैड डेट जिस ईयर में रिकवर होंगे उस ईयर में वो हमारी इनकम बन जाएगी। ठीक है, ठीक है सर। तो आज की क्लास यहीं तक। अगर यहाँ तक आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे व्हाट्सएप या कॉल करके पूछ सकते हैं। ठीक है, ठीक है सर।
तो थैंक यू। ये मेरा नंबर है 7631399189। ओके, थैंक यू, टेक केयर।